नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु के यूट्यूब चैनल पर, जहां होने वाली है आपकी आज की सीटेट की क्लास। तो जल्दी से आ जाएंगे बच्चों आप सभी। अच्छा, जो बच्चे नए हैं उनको बता दिया जाए बच्चों, रोज हम सीटेट की नई नई प्रश्नोत्तरी करते हैं। ये है आपकी पीवाईक्यू में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जाते हैं जो आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं। अच्छा, उन बच्चों के लिए जिन्होंने कहा था कल ही कि मैम आपके वो प्रश्न करवाइए या फिर वो पीवाईक्यू वाले प्रश्न करवाइए जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे, माफी, जो आपका पीवाईक्यू था जो कंप्यूटर पर लिया गया था। बच्चों, आपको बताया गया था कि शनिवार से सोमवार से होने लगेगी आपकी वो वाली पीवाईक्यू भी। तो अभी के लिए परेशान ना हो बच्चों, आपकी आज वाली पीवाईक्यू भी पुरानी ही है। तो ये कोई नहीं सोचेगा कि हमने मैम को कहा था लेकिन वो भूल गए हैं। बच्चों, भूले नहीं है, आपकी सोमवार से या फिर शनिवार से दोनों डेट हो सकती है, वहीं से ही हम शुरुआत करेंगे वैसी पीवाईक्यू की। चलिए, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बच्चों ये है आपका टेलीग्राम का क्यूआर कोड। यहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। बताएंगे मंदिरा क्या है? मंदिरा के लिए बताएं। चलिए, प्रश्न है बच्चों आपका, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लगता है। कितना सुंदर सा वाक्य है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग कर रही है मंदिरा। आप क्या मानिए? आप मानिए आप हैं पढ़ाने वाले, आप शिक्षक हैं मंदिरा, आप ही की क्लास की विद्यार्थी है या कोई भी आप ही की क्लास का विद्यार्थी है, वो ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर ले रहा है। अच्छा, पहली बात क्या है? वो आपकी क्लास का बच्चा है और कौन सी क्लास का? पहली क्लास के बच्चों का इतना बड़ा बड़ा वाक्य इतनी शुद्धता से बोल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है मंदिरा। केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है मंदिरा। फिर आपका शब्द आया केवल। केवल लिंग की ही दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। समुचित क्या होता है? एकदम उचित प्रयोग। या फिर केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोल सकती है मंदिरा। बताएंगे कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और मुझे आम बहुत अच्छा लग गया है, मैं थक गई, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। ऐसे वाक्यों का प्रयोग अच्छे से कर सकती है मंदिरा। तो बिल्कुल गलत होगा कि केवल सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। भाई, मंदिरा तो इतने बड़े बड़े वाक्य इतनी अच्छी तरह बोल ले रही है, तो आपका बी गलत है। केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, ये भी गलत है। मंदिरा ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं थक गए हूँ। वो पूरे वाक्य का प्रयोग शुद्धता से कर रही है। केवल मैं वाले वाक्य का प्रयोग भी गलत होगा। मंदिरा क्या करती है? लिंग वाला, वचन वाला, क्रिया वाला पूरे वाक्य, पूरी व्याकरण की शुद्धता का ध्यान रखकर तो नहीं, लेकिन आपकी क्लास के इस विद्यार्थी को, मंदिरा को खासकर, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग उचित आता है। तो बच्चों, ए आंसर होगा सही। अच्छा, उम्मीद करते हैं इस प्रश्न में किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। कभी भी कोई भी आपकी क्लास का विद्यार्थी है, इतनी अच्छी तरह बोल पा रहा है, भले ही उसे अभी व्याकरण का संज्ञा भी ना आता हो। अच्छा, संज्ञा को व्याकरण का क्या माना जाता है? क ख ग घ माना जाता है। लेकिन हो सकता है मंदिरा ने अभी संज्ञा के बारे में कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन मंदिरा को बोलना आता है। तो मंदिरा क्या है? लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, उचित प्रयोग कर सकती है। भले ही पढ़ना ना आता हो लेकिन प्रयोग करना जानती है। बाकी आपका बी सी डी गलत होगा। क्यों गलत होगा बच्चों? आपको बताया गया था जहां पर भी आपके शब्द आ जाए केवल, मात्र, सिर्फ या फिर बस, अभी तो बस इतने ही शब्द याद आ रहे हैं बच्चों। केवल आ जाए, मात्र याद आ जाए, सिर्फ आ जाए, बस आ जाए या फिर ही आ जाए। ही भी थोड़ी जगह जोर के लिए प्रयोग किया जाता है। केवल सर्वनाम का ही, केवल लिंग की दृष्टि से ही, ये जो ही का प्रयोग हो रहा है, ये सब क्या दिखाते हैं? आपके नकारात्मक शब्द हैं। और क्या दिखाते हैं? सिर्फ जोर देते हैं कि केवल मंदिरा को यही आता है, केवल मंदिरा को यही आता है। तो इन सब दृष्टियों से आपका कौन सा वाक्य सही होगा बच्चों? ए होगा सही। अच्छा, भाषा के व्याकरण की समझ को कौन विकसित करता है? केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। फिर क्या मानेंगे? मानिए बच्चों, आप क्या हैं?
आप पढ़ा रहे हैं, आप शिक्षक हैं, आपकी क्लास में पहली के, दूसरी के, तीसरी के बच्चे हैं, अर्थात निम्न स्तर वाले बच्चे हैं, निम्न स्तर ही मानकर चले, आपका भी ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, बच्चों को भी आप आसानी से समझ पाएंगे। अब भाषा व्याकरण की समझ को बच्चों को समझाना है, ये देखना है कि व्याकरण की समझ बच्चों में विकसित हुई है या नहीं। अब अगर आपने बच्चों से कहा कि कल आप क्या बाजार गए थे, तो बच्चे क्या कहेंगे, हाँ कल मैं बाजार गया था, कल मैं पापा के साथ बाजार गया था, मम्मी के साथ बाजार गया था। तो ये जो था शब्द का प्रयोग हुआ। अब बच्चों से पूछिए, ये जो आपने था शब्द का प्रयोग किया, क्या आपने कल के लिए किया है, आने वाले कल के लिए किया है, या आज के लिए किया है? तो बच्चा क्या बताएगा, जो कल बीत गया उसके लिए प्रयोग किया है। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि बच्चों ये कैसा वाक्य होगा, ये आपका किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का उदाहरण है, भविष्य काल का उदाहरण है, या फिर भूतकाल का उदाहरण है? आप बच्चों से ऐसा पूछ सकते हैं। अब आपने क्या दिया है, बच्चे को संदर्भ दिए हैं। लघुतर उत्तर क्या होते हैं, लघुतर प्रश्न क्या होंगे, जिनका लघु उत्तर दिया जाए। ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले के बच्चे को कहा बताओ संज्ञा क्या होती है, अभी अभी तो बेचारे बच्चे ने एडमिशन लिया, वो बताएगा कि हाँ किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लघुतर प्रश्नों के माध्यम से भी आप आकलन नहीं कर सकते बच्चों का। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से ही भाषा के व्याकरण का आप नहीं समझ सकते। अच्छा, निबंधात्मक प्रश्न कैसे होते हैं? आपने बच्चों से कहा कि संज्ञा के बारे में 200 शब्दों में वर्णन करें, 2 पेज में, यानी एक निबंध रूप में भाषा के बारे में कुछ लिखिए, इसके बारे में कुछ लिखिए, गाय पर निबंध लिख दीजिए 10 वाक्यों में। तो ये शब्द आपके क्या होते हैं, ये प्रश्न आपके क्या है, निबंधात्मक प्रश्न के उदाहरण है। अब संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से क्या किया जाता है, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से क्या देखा जाता है, यहाँ पर भी केवल आया, केवल आया तो सीधे ही गलत कर देंगे। संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से क्या देखा जाता है, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से क्या देखा जाता है, केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से क्या देखा जाता है। तो लघुतर गलत होगा, निबंधात्मक प्रश्न भी गलत होगा। बच्चों को संदर्भ दीजिए, बताइए कि कल आप विद्यालय गए थे, किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है भूतकाल का। कल आप घर जाएंगे, कल आप विद्यालय नहीं आएंगे क्योंकि आपके घर में पूजा है। अब ये किसका उदाहरण होगा, भविष्य काल का, कल आप विद्यालय नहीं आएंगे। तो जहां पर गा लग जाए, गे लग जाए, किसका उदाहरण होगा, ये आपका भविष्य का उदाहरण होगा। अच्छा, आपकी धातु, ख धातु है, पी धातु है, सो धातु है, इन धातुओं के अंत में ना लग जाए, किसका क्या प्रकट करेंगी ये धातुएं आपका, जहां पर अंत में आपको ना मिल जाए शब्द, सोना, खाना, पीना, क्या दर्शाता है, क्रिया दर्शाता है। तो बच्चों को अगर आप कोई वाक्य देते हैं, कोई कंडीशन देते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि बच्चा कैसे उत्तर दे पा रहा है, उसके माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। यही है संदर्भ पूर्वक सिखाना। अच्छा, ऐसे प्रश्नों में ही आपकी कौन सी विधि काम करती है, आगमन विधि या निगमन विधि? आगमन विधि में ही आप किस पर ध्यान देते हैं, उदाहरण देने पर। तो उदाहरणों के माध्यम से ही बच्चों को सिखाना, संदर्भ पूर्वक सिखाना है। सी आंसर होगा बच्चों सही। भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भाषा शिक्षण में खेल का महत्वपूर्ण स्थान क्यों है? भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। श्रम क्या है, मेहनत। खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। अच्छा, ये भाषा वाले खेल क्या होते हैं, भाषा वाले खेलों के बारे में थोड़ा सा सोचिए। ये आपके भाषा वाले खेल क्या होंगे बच्चों? अगर मान लीजिए आपकी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं, अब इन 20 विद्यार्थियों में आपने 5-5 के जोड़े करके बना दिए 4 ग्रुप। अब क्या करते हैं, आप पहले को बताते हैं, पहले ग्रुप को, कि बच्चों आप जल के पर्यायवाची लीजिए, जल के पर्यायवाचियों के आधार पर नाम रख दीजिए पांचों विद्यार्थी के। एक का नाम है जल, नीर, तोय, अंबुवारी। एक का नाम रख दीजिए कमल, कमल के पर्यायवाचियों वाले। तीसरे का नाम रख देंगे बादल के पर्यायवाची, और चौथे का नाम रख दीजिए किसके पर्यायवाची, समुद्र के पर्यायवाची। अब ये क्या है, आप खेल खेल के माध्यम से बच्चों को क्या कर रहे हैं कि हाँ 5 का हमने ग्रुप बनाया। आप क्या करेंगे बच्चों, अब बादल कोई जल से जाकर मिले, कोई बादल कमल से जाकर मिले, और क्या करें, आपस में परिचय दीजिए। तो सारे बच्चों को क्या याद होगा कि हाँ कमल वाले ग्रुप के बच्चों के नाम कमल के ही पर्यायवाची हैं, जल वाले ग्रुप के बच्चों के नाम जल के पर्यायवाची हैं। तो खेल खेल के माध्यम से आप सिखाते हैं बच्चों को। अब इसका महत्वपूर्ण स्थान क्यों है, क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। आप बच्चों भाषा सिखा रहे हैं, अगर इतनी मेहनत आपको करनी पड़ी कि हाँ बच्चों का ग्रुप बनाना है, बच्चों को पर्चियां बांटनी है, बच्चों को इतना सारा काम सौंपना है और बच्चों पर नजर भी रखनी है, तो ये बिल्कुल कम श्रम का काम नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल गलत है। खेल भाषा को विस्तार देता है, सोच कर देखिए। खेल में आनंद आता है, आनंद तो आता है, लेकिन बच्चों उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर आपसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूछा गया है।
कि आप भाषा शिक्षण में जब खेलों का प्रयोग करते हैं, खेल से जब आप भाषा सिखा रहे हैं तो आनंद के लिए नहीं सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखाने के लिए सिखा रहे हैं, समझ विकसित करने के लिए सिखा रहे हैं। बच्चों आपका सी गलत होगा। खेल में शारीरिक विकास होता है, बिल्कुल शारीरिक विकास होता है, लेकिन शारीरिक विकास करना आपका उद्देश्य नहीं है। बच्चों बी आंसर होगा सही। खेल भाषा को विस्तार देता है खेलों के माध्यम से, क्योंकि आप भाषा शिक्षक हैं तो खेलों के माध्यम से आप भाषा विस्तार का कार्य करेंगे। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? व्याकरण शिक्षण में ये जो आगमन विधि है आपकी, ये क्या कराती है? पहले नियम बताती है, पहले नियम का विश्लेषण करना सिखाती है, पहले मनोरंजन की गतिविधियां करना सिखाती है, या फिर पहले उदाहरण प्रस्तुत करना सिखाती है? पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। अच्छा, आपने दो विधियां पढ़ी होंगी, एक आपकी विधि है आगमन, एक विधि है निगमन। आगमन विधि में क्या करते हैं बच्चों? वापस से बच्चों को आपने कोई उदाहरण दिया कि कल आप विद्यालय आए थे, कल आपके बच्चे विद्यालय आए थे, तो आपने बच्चों को कहा कि कल अब मेरे सभी विद्यार्थी विद्यालय आए थे। ये जो थे उदाहरण है, फिर किस काल का उदाहरण है? भविष्य का है, भूत का है, या वर्तमान का है? तो सारे बच्चे क्या बता सकते हैं? बीते हुए कल का उदाहरण है, तो किस काल का होगा? भूत काल का होगा। या फिर अभी बच्चों को काल पढ़ना नहीं आता तो आप क्या बता सकते हैं? जो कार्य बीत गया है, क्योंकि कल आप विद्यालय आ चुके हैं, आ चुके थे, तो जो बीत चुका है वो भूतकाल का उदाहरण होता है। कल आप सभी विद्यार्थी विद्यालय आएंगे, ये जो गे का प्रयोग हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? आने वाले कल के लिए हो रहा है, तो किसका उदाहरण होगा? ये उदाहरण होगा आपका कौन से काल का? तो भविष्य काल का। अब जब आपने बताया बच्चों को ये उदाहरण दे देकर, तो बच्चों को सीखना थोड़ा आसान लगने लगता है। मनोरंजन की गतिविधियां करना बच्चे आपका उद्देश्य नहीं है, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, मनोरंजक तरीके से सिखा सकते हैं, लेकिन उद्देश्य नहीं होगा। विशेषता पूछी गई है, विशेषता में मनोरंजन करना विशेषता नहीं है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम देना, पहले नियम बताना। सभी ऑप्शन ये गलत होंगे। पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है बच्चों, कौन सी विधि में? आगमन विधि में। अच्छा, इसी के साथ साथ सभी बच्चे कमेंट करके बताएं इन्हीं में से। मान लीजिए बच्चों ये है आपका 100वां प्रश्न, क्योंकि 30, 32, 34 कहने से क्या बढ़िया है? 100वां प्रश्न मानिए। 100वां प्रश्न है ये कि व्याकरण शिक्षण की निगमन विधि की क्या विशेषता है? पहले नियम बताया जाता है, पहले नियम का विश्लेषण किया जाता है, पहले मनोरंजक गतिविधियां होती है, या पहले उदाहरण दिया जाता है? सभी बच्चे बताएंगे भाई। 100वें प्रश्न का उत्तर दीजिए कि पहले निगमन विधि में क्या किया जाता है। इन्हीं में से ही उत्तर दीजिए कि पहले नियम होते हैं, पहले नियम का विश्लेषण होता है, मनोरंजन होता है, या फिर उदाहरण दिए जाते हैं। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन क्या दिखाता है? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन, फिर वही आपने, आपकी क्लास में 20 बच्चे थे, आपने बच्चों को बुलाया, कहा कि चलो कोई खेल खेलते हैं। खेल में क्या होगा? एक ग्रुप आपका नाम बताएगा कि हमारे सारे ग्रुप किसके पर्यायवाची हैं? जल वाले पर्यायवाची हैं। हमारे सारे ग्रुप किसके पर्यायवाची हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। फिर कमल जल में ही जन्म ले रहा है, तो कमल भी जल से जुड़ा है। बादल जल दे रहा है, बादल भी जल से ही जुड़ा है। समुद्र जल धारण कर रहा है, समुद्र भी जल से जुड़ा है। अच्छा, इन पर्यायवाचियों की भी एक अच्छी खासी ट्रिक होती है। अगर आपको जल के पर्यायवाची याद हो तो आप कमल, बादल और समुद्र के पर्यायवाची याद कर सकते हैं। जैसे ही जल का पर्यायवाची है आपका नीर, अगर नीर के अंत में क्या लग जाए? नीर में जन्म लेने वाला, अर्थात नीरज, तो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। नीरद लगा देंगे, देने वाला, नीरद बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर आप लगाएंगे नीरधि, ध पर छोटी ई की मात्रा, तो ये किसका पर्यायवाची होगा? समुद्र का पर्यायवाची होगा। अच्छा, ये आपको सिखाने के लिए था। अब आपने बच्चों के 4-4 ग्रुप बनाए, 5 ग्रुप बनाए, 5-5 बच्चों के ग्रुप बनाए, तो आप ये भाषाई खेलों के माध्यम से बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता ला रहे हैं, थोड़ी सी बढ़ोतरी कर रहे हैं, ताकि बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख पाए। आकलन कर रहे हैं कि हाँ बच्चे कितना सीख रहे हैं कितना नहीं, आकलन तो बिल्कुल ही गलत होगा। आकलन गणित में देखा जाता है बच्चों, हिंदी में आप आकलन नहीं कर रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं। भले ही धीरे बढ़े बच्चों, तेज बढ़े, लेकिन बच्चों को समझ आना चाहिए। रोचकता और जोश लाना बच्चों आपका काम नहीं है। आप विद्यार्थी हैं, आप बच्चों को रोचक चीजें दे सकते हैं, लेकिन जोश लाना आपका कार्य नहीं होता। क्या करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, आपको दिखता होगा कि जोश वाले भड़कीले भड़कीले विचार बता दिए जाते हैं, बच्चे भी खूब जोश में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाना भी जरूरी होता है। तो अगर दोनों चीजें साथ में चले तो बच्चों को भी मजा आता है, पढ़ाने वाले को भी मजा आता है, तो दोनों चीज साथ लेके चलना जरूरी है। अब अगर विद्यालय में जाएंगे तो जो आपके बच्चे हैं वो छोटे होते हैं, वैसे ही जोश में होते हैं, उनको आपको जोश देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही जोश में है। अध्यापक के काम को सरल बनाना भाई एकदम माफी,
संभव कार्य नहीं है भाई। अध्यापक के काम को सरल बनाना एकदम संभव नहीं है। आप कितनी भी कम मेहनत करने की कोशिश करेंगे बच्चों, बहुत मेहनत हो जाएगी। जब आप अध्यापक बनेंगे, मुझे उम्मीद है सभी के सभी अध्यापक बनेंगे, और इतनी उम्मीद की जा रही है आप सभी अध्यापक हैं। मेरी क्लास में आए हुए सारे के सारे बच्चे अध्यापक हैं, इतना मानकर चल रहे हैं। आप सभी के पास अच्छा खासा सर्टिफिकेट है अध्यापक होने का। तो अध्यापक के काम को सरल बनाना तो ये कार्य नहीं है। खेलों के माध्यम से आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपको एक पाठ्य पुस्तक दे दी, कहा बच्चों को पढ़कर सुनाओ, 1 घंटा पूरा करो, चले जाओ, आसान होगा। लेकिन आप खेल का आयोजन कर रहे हैं, सभी बच्चों के ग्रुप बना रहे हैं, बच्चों को अलग अलग पर्चियां दे रहे हैं, आपका काम कठिन होगा बच्चों। ये सही होगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया में आप स्वाभाविक तेजी लाने का काम कर रहे हैं कि बच्चे भाषा सीख रहे हैं तो कुछ अच्छी भाषा सीखें, सामान्य सी नहीं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? अच्छा, आप हैं या फिर आपके पढ़ाए हुए बच्चे हैं। ऐसा कौन सा मूल आधार है? भाषा सीखने का मूल आधार सबसे पहले क्या होता है, जिसके बिना भाषा सीखी ही नहीं जा सकती? अच्छा, ये ध्यान देंगे, भाषा आप बोलकर भी सीख सकते हैं। भाषा बच्चों आप बोलकर भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से किसके अभाव में आप पढ़ नहीं सकते, माफी, बोलने की बात की गई थी, बोलना तो बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन पढ़ने की बात की जा रही है। लिपि से परिचय होना आवश्यक है। 12 खड़ी, वर्णमाला की क्रमबद्धता, संयुक्ताक्षरों की पहचान। अच्छा, संयुक्ताक्षर आपके क्या होते हैं? क्ष, त्र और ज्ञ। इसके अलावा आपका एक और है श्र भी। क्ष होगा बच्चों, क्षत्रिज्ञ, छ है, छ वर्ण थोड़े से सही से लिखे जाएं, बच्चों को कंफ्यूजन होगा। छ, त्र, ज्ञ, और इसके अलावा बच्चों एक वर्ण है आपका श्र भी, गलत लिखा जा रहा था, ठीक है। ये दोनों वर्ण समान हो गए थे। तो बच्चों आपके हिंदी वर्णमाला में 3 तो आपने संयुक्ताक्षर देखे ही है, इसके अलावा ये चौथा संयुक्ताक्षर भी माना जाता है। जिन बच्चों को संयुक्ताक्षर नहीं पता है, क्या आपको कोई भी पढ़ने में समस्या आती है? बिल्कुल नहीं आती होगी। संयुक्ताक्षर कोई आधार नहीं है पढ़ने का। वर्णमाला की क्रमबद्धता, अच्छा हिंदी से उदाहरण लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी के वर्ण क्रम से नहीं याद होंगे। अगर किसी बच्चे को खड़ा करके तुरंत कहें कि हाँ बच्चे सुनाओ अ से लेकर ज्ञ तक के वर्ण, बहुत सारे बच्चे सुना देंगे, लेकिन कुछ कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको नहीं आता होगा। तो क्या बच्चे आप सभी को भी कठिनाई आती है पढ़ने में? बिल्कुल नहीं आती होगी। आपको वर्ण तो पता है, भले ही आपको क से ज्ञ तक क्रम से बोलना ना आता हो, लेकिन आपको वर्ण पता है तो भी आप ठीक से बोल सकते हैं। सी भी गलत है। 12 खड़ी का परिचय भी अनिवार्य नहीं है, लिपि से परिचय होना अनिवार्य है। लिपि क्या है? आपका क, ख, ग, घ। वर्णमाला, यही जो हिंदी की वर्णमाला है क्या कहलाती है? आपकी लिपि कहलाती है। अच्छा, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है, ये भी नहीं भूलेंगे। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। अच्छा, अब आता है आपका पद्यांश वाला प्रश्न। तो पद्यांश वाला प्रश्न सही से पढ़ेंगे, छोटी सी कविता है, आगे आप देखेंगे, आगे आपको मिलेंगे इसी से जुड़े हुए प्रश्न। तो सभी तैयार हो तो शुरुआत की जाए बच्चों आपके पद्यांश अर्थात काव्यांश की शुरुआत की जाएगी। चलिए, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता। कवि क्या कह रहा है? अच्छा, यहाँ पर कविता कह रही है कवि से, ध्यान देंगे। कविता कह रही है कवि से कि नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता। जो लोग इस दुनिया से समझौता करने को झुकते नहीं है, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता। न्योता क्या है? न्योता अर्थात निमंत्रण। निमंत्रण शब्द बच्चों आपने सुना होगा। निमंत्रण क्या होता है? किसी को इनविटेशन देना। आपके जन्मदिन की पार्टी है, आप बच्चों को इनविटेशन दे रहे हैं कि हाँ बच्चों, क्या तुम मेरी जन्मदिन की पार्टी में आओगे? ये क्या है? निमंत्रण देना। दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर। अच्छा, जिन लोगों की आंखें भविष्य का अंधकार चीर कर भी देख लेती है, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। अच्छा, कविता में एक बार वापस पढ़िए, फिर बताया जाएगा कहा क्या जा रहा है। ये मानकर चलिए कि आप ही कवि हैं। ये कविता किसने लिखी है? आपने लिखी है। ये कविता आप ही के सामने लिखी गई है, इतना मानकर चलेंगे, कविता एकदम आसानी से समझ में आएगी। कविता कह रही है नहीं झुका करते जो दुनिया से। अब दुनिया क्या है? दुनिया आपको परेशान करती रहती है, दुनिया आपको दिन भर परेशान करेगी। और बेटा नौकरी लग गई, और बेटा खाना खा लिया, और बेटा ये किया कि नहीं, ये किया कि नहीं, हमारे पड़ोसी का इतना अच्छा पैकेज लगा है, आपका क्या हो रहा है? तो दुनिया क्या करती है? आपको परेशान करती है। लेकिन आपको क्या करना है? दुनिया के सामने नहीं झुकना है। अब नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता। दुनिया क्या कहती है कि सरकारी नौकरी के लिए इतना क्यों परेशान हो, कोई प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं कर लेते, कहीं पर भी पढ़ा लो, क्या ही जरूरत है कि आपको सरकारी नौकरी ही चाहिए, सीटेट ही क्यों करना है, ऐसी एलिजिबिलिटी आपको क्यों चाहिए, अरे आप 32 साल के हो गए हैं, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, अब तो आपको खेती कर लेनी चाहिए।
तो ये सभी क्या दर्शाता है कि दुनिया आपको परेशान करती है, लेकिन आपको दुनिया से समझौता नहीं करना है। ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, आपके जितने ऊंचे से ऊंचे सपने हैं कि हाँ हमें अध्यापक बनना है, हमें रॉकेट साइंसर बनना है, हमें ये करना है, हमें साइंस सीखनी है, हमें कुछ भी बनना है, हमें यूट्यूबर बनना है, तो ये सभी क्या है, आपके ऊंचे ऊंचे सपने हैं। इन सपनों को आप न्योता देते हैं, आप निमंत्रण दे रहे हैं, दुनिया वाले कुछ भी कहें। दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, अब आपकी आंखें, अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर बच्चे आप इतना कर सकते हैं, तो आपकी आंखें क्या देखती हैं, भविष्य का अंधेरा चीर। तम क्या होता है, तम अर्थात अंधेरा। आपकी आंखें भविष्य का अंधेरा चीर कर देख सकती है। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। मैं किन लोगों के साथ खड़ी हूं, जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं। अच्छा, रीढ़ क्या है, वो हिम्मत जिसके साथ या जिसके बलबूते पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बलबूते पर आप कोई भी कार्य कर पाते हैं, वही रीढ़ कहलाती है। अब आती है आपके प्रश्न, अब आती है बच्चों प्रश्नोत्तरी। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो उजाला फैलाते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है, बताएंगे। प्रश्न देखेंगे, जल्दी जल्दी जवाब देंगे। अच्छा, जो अपने सपनों में खोए रहते हैं पूर्णतः ही गलत है, देखकर ही आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल कविता उनके साथ नहीं खड़ी है जो सपनों में खोए हैं। जो उजाला फैला रहे हैं उनके साथ तो है, लेकिन अपने लिए उजाला फैलाना बिल्कुल गलत होगा, समझौता करके शांति फैलाना भी गलत है। जो स्वाभिमानी है, साहसी है, निर्भीक है, कविता उनके साथ खड़ी है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों का आंसर है सही। बिल्कुल सभी बच्चों के आंसर सही होंगे। हमारी क्लास के बच्चे बहुत ज्यादा समझदार है भाई। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली। अच्छा, व्यक्ति की दृष्टि की बात की गई है, अंधकार को चीरने वाली। भाई अंधकार नहीं चीर सकती आपकी दृष्टि। यहाँ पर लक्ष्यार्थ था, कविता में लक्ष्यार्थ था। यहाँ पर आपको सीधा सीधा अर्थ बताना है कि व्यक्ति की दृष्टि क्या परिचय दिलाती है। दूरदर्शिता से लैस होनी चाहिए, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। आपकी दृष्टि अंधेरा नहीं दूर कर सकती, ये तो गलत ही होगा। अंधकार को चीरने वाली दृष्टि भी नहीं होगी आपकी, भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली दृष्टि भी नहीं होगी। दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली दृष्टि है आपकी, या फिर दूरदर्शिता से लैस है। बच्चों सी सही होगा। आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, दूरदर्शिता से लैस, ऐसी दृष्टि जो क्या कर सके, भविष्य के सपने देख सके, भविष्य के बारे में सोच सके। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का क्या भाव है। अच्छा, आपके सपने ऊंचे ऊंचे हैं कि हमें क्या बनना है, अध्यापक बनना है, सरकारी अध्यापक बनना है, बड़ा काम करना है, बड़ा घर बनाना है, बड़ी कार लेनी है। आपके ऊंचे ऊंचे सपने हैं। इन सपनों को निमंत्रण देने का क्या भाव है, ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना। ऊंचे से सपने हैं उनको आमंत्रित कर दीजिए। उच्च कोटि के स्वप्न, अच्छा स्वप्न लिखा हुआ है बच्चों, स्वप्न होगा स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना, स्वप्नशील रहना, सपनों को आमंत्रित करना। क्या होगा सही, बी ही सही होगा। उच्च कोटि के सपने देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। ऐसे ही सपने देखने चाहिए कि बड़े बड़े सपने देखिए और हिम्मत रखिए कि उन सपनों को आप पूरा कर लेंगे। तम शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या होगा, यामिनी, रात, अंधकार या निशा। तम का सही पर्यायवाची क्या है, यामिनी, रात, अंधकार या निशा। अच्छा, यामिनी, रात, निशा तीनों आपको पर्यायवाची के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन अंधकार है आपका अलग। तीनों किसके पर्यायवाची हैं, रात्रि की या फिर रात के पर्यायवाची हैं। अंधकार या फिर अंधेरा किसका पर्यायवाची है। सभी बच्चों के आंसर सही होंगे बच्चों। सी सही होगा, अंधकार का ही पर्यायवाची होता है तम। सी सही है। नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है। जो लोग दुनिया से नहीं झुकते वो कौन है, विषम परिस्थिति और अन्याय के सामने नहीं झुकने वाले लोग, दुनिया के सभी देशों के सामने झुकने वाले लोग, अन्यायी राजाओं के सामने झुकने वाले, या दुनिया के व्यक्तियों के सामने झुकने वाले। नहीं झुका करते जो दुनिया से, पीछे कविता में कही गई थी ये पंक्ति, किसके लिए कही गई थी, बताएंगे किसके लिए कही गई थी ये वाली पंक्ति। नहीं झुका करते जो दुनिया से, ये पंक्ति किसके लिए है, तो विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने जो लोग नहीं झुकते उन्हीं के लिए कही गई थी बच्चों। बाकी तीनों तो सीधे सीधे गलत दिख रहे हैं। अच्छा, जहां जहां डाउट है वो क्लियर किया जाएगा, बाकी अगले प्रश्न पर चलेंगे। सीधी रीढ़ का क्या आशय है, आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, या फिर अभिमानी होना। अभिमानी होना तो गलत ही लग रहा है, बाकी बताइए। जिस व्यक्ति की सीधी रीढ़ है वो क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा, सीधी बात कहने वाला, आत्माभिमानी, या फिर स्वाभिमानी और स्वावलंबी।
तो बच्चों सी सही होगा। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? स्वाभिमानी और स्वावलंबी होता है। व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता, नहीं पूछा जा रहा है कि अगर आप बच्चों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं कि बच्चे अच्छे से व्याकरण पढ़ना सीख जाएं, तो आपका उद्देश्य क्या नहीं होगा? छात्र भाषिक संरचनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकें। मेरा उद्देश्य तो है कि बच्चे सीख सकें आपके वाक्य क्या है, शब्द क्या है, शब्द शुद्धि क्या होती है, सारी चीजें सिखाने का प्रयास रहता है। छात्र शुद्ध और अशुद्ध भाषा में अंतर कर सकें। छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सकें, छात्र शुद्ध उच्चारण कर सकें। ये प्रश्न तो बच्चे आप बताएंगे, क्या लगता है कौन सा आंसर सही होगा? पीछे ही बताया गया था, जहां पर आपका केवल लग जाए, मात्र लग जाए, सिर्फ लग जाए या फिर ही लग जाए, कौन सा सही होगा? बच्चों सी सही होगा, क्योंकि छात्र केवल शुद्ध लेखन करना सीखे, ये आपका एकदम उद्देश्य नहीं है। आपका उद्देश्य क्या है? बच्चे अच्छी भाषा सीखें, शुद्ध भाषा हो अशुद्ध भाषा हो, लेकिन पहले बोलना तो सीखें। अच्छा, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, इसलिए हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसलिए भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, इसलिए केवल गद्य पाठों को अभ्यास में हिस्सा है, या फिर इसलिए? अच्छा, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है मुहावरा और लोकोक्ति, लेकिन इसके लिए नहीं प्रयोग किया जाता है। अगर मेरे घर में एक ग्लास रखा है, मैं इसलिए थोड़ी प्रयोग करूंगी क्योंकि ग्लास रखा हुआ है। जो ग्लास अच्छा लगता है वो प्रयोग करना चाहिए। तो मुहावरे और लोकोक्तियां भले ही आपके सिलेबस में है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो प्रयोग किए ही जाए, बिल्कुल गलत होगा। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं है। अगर भाषा शिक्षण की बात करें तो मुहावरे और लोकोक्तियों से ज्यादा भी बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपका वर्ण विचार महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों को क ख ग घ सिखाइए, ABCD सिखाइए, तो ये भी गलत होगा। केवल गद्य पाठों के अभ्यास में हिस्सा लेता है। अच्छा, ये समस्या बहुत आती है कि क्या अलंकार सिर्फ गद्य में आप पढ़ते हैं, क्या सिर्फ आप मुहावरे और लोकोक्तियां गद्य में पढ़ते हैं? तो बच्चों ध्यान देंगे, गद्य क्या होता है? गद्य विधाओं में ही आपके आते हैं नाटक, कहानी, उपन्यास, डायरी लेखन भी आपको इसी में ही मिलेगा। और आपके पद्य में क्या आते हैं? पद्य में आपने देखी होगी कविताएं। कविता में भी बच्चों आपको मुहावरे और लोकोक्तियां मिलती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नाटकों, कहानी और उपन्यासों में ही मुहावरे लोकोक्तियां देखते हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन है गलत, डी वाला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, डी में क्या समस्या है कि केवल लिखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पद्य में भी आपको मिलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? बच्चों सी सही होगा। अच्छा, मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ते समय ही आपने पढ़ा होगा मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ताकि भाषा थोड़ी प्रभावी बन पाए, जिसको आप बोल रहे हैं उसको भी मजा आए, जो सुन रहा है उसको भी मजा आए, जो बच्चे पढ़ेंगे मुहावरे लोकोक्तियां उनको भी पढ़ाने में मजा आता है। छात्र व्याकरण के माध्यम से क्या करना सीखते हैं? ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, ध्वनियों का सूक्ष्म अंतर, भाषा का लिखित और मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। अच्छा, यहाँ पर क्या हो सकता है? आपको लग सकता है सारे ऑप्शन सही हैं, एकदम सटीक वाले उत्तर पर जाएंगे। ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण बच्चे सीखते हैं, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। माध्यम से एक तरह से उद्देश्य पूछा गया है, या फिर ये कि बच्चे क्या सीख ही लेते हैं। ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण सीखते हैं या नहीं, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं या नहीं, ध्वनियों का सूक्ष्म अंतर सीखते हैं या नहीं। सबसे सटीक क्या होगा? बच्चे भाषा का लिखित और मौखिक रूप से शुद्ध व्यवहार करना सीखते हैं। बाकी चीजें कम महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहार में लाना। अच्छा, भाषा बच्चों आपको बताई गई थी, भाषा के बाद आई है व्याकरण। भाषा आई है तब बना है व्याकरण, और व्याकरण क्या करता है? भाषा को मूल आधार प्रदान करता है। अब यही मूल आधार किसमें सहायक होगा? आपकी भाषा समझने में होगा सहायक। चलिए, अब आते हैं आपके 16वें प्रश्न पर। 16वां प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं, इसका उत्तर सभी बच्चे खुद से देंगे, इसका उत्तर नहीं बताया जाएगा, बाकी मिलेंगे बच्चों आपसे अगली क्लास में। तब भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर शिक्षिका हो, शिक्षक हो, कोई भी बच्चा हो, हमारे सभी बच्चे क्या है? शिक्षक है अपने में। तो अगर आप बच्चों पढ़ा रहे हैं बच्चों को व्याकरण, तो बच्चों को व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना आपका उद्देश्य है, बच्चों को भाषिक संरचनाओं से अवगत कराना आपका उद्देश्य है, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना आपका उद्देश्य है। नियमों की बात 2 जगह आ चुकी है। भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना आपका उद्देश्य है। अच्छा, इस प्रश्न में थोड़ी सी समस्या आ सकती है, तो फंसाया नहीं जाए, सीधे बता देते हैं उत्तर कि भाषा के व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना मात्र उद्देश्य नहीं होता है। नियम बताना जरूरी है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है। संरचना क्या है? भाषा में आप शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ये भी मूल नहीं है। डी बच्चों सही होगा, भाषा का शुद्ध प्रयोग आप बच्चों को सिखा रहे हैं। अगर आप भाषा विज्ञान सिखाते हैं बच्चों को, तो आप मूल रूप से ये सिखाते हैं कि भाषा का शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाए, बोला सही से कैसे जाए, लिखा सही से कैसे जाए, तो लिखित और मौखिक दोनों रूप की शुद्धता। अच्छा, ये है आपका निगमन विधि का प्रश्न। ठीक है,
निगमन विधि वाला ये प्रश्न बच्चों आखिरी होगा, क्योंकि क्लास का समय यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में। निगमन विधि क्या है? नियम बताकर उदाहरण देना, उदाहरण देकर नियम समझाना, भाषा का अनुकरण करना, बिना उदाहरण दिए सीखना। इनमें से कौन सा आंसर होगा सही? चलिए मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।